हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की जो एच सी वर्मा है उसके चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव फर्स्ट जो कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट होते हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव सेकंड जो कि वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होते हैं, उनका डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। ये हमको अलग अलग क्वांटिटीज के सेट दे रखे हैं, बोला कौन कौन से कौन कौन सा पेयर जो है वो फंडामेंटल नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अपन फंडामेंटल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो अब बेस क्वांटिटी या बोल दो फंडामेंटल क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने एक नए तरह का यूनिट सिस्टम मान लिया, मान लो कोई ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसमें एक्स वाई और जेड तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो मैं इनमें से किसी एक क्वांटिटी, मान लो जेड क्वांटिटी को मैं एक्स और वाई के डायमेंशनल फॉर्मूले के रूप में नहीं लिख सकता। क्लियर। तभी ये फंडामेंटल की तरह ही कंसिडर किए जाएंगे हमारे पास कि एक फंडामेंटल को रिमेनिंग के फंडामेंटल के रूप में रिमेनिंग के डायमेंशनल फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जेड को एक्स वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक्स को वाई जेड की फॉर्म में नहीं लिख सकते और वाई को एक्स जेड की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ये कैसे कैसे पॉसिबल है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि मान लो एक्स वाई जेड जो है वो हमारे पास तीनों क्वांटिटी और सारे के सारे जो वेस्ट क्वांटिटी जो है वो हैं वो एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो। कंप्लीटली क्या हो जाए हमारे पास, इंडिपेंडेंट हो जाए कि डिपेंड ही नहीं कर रहे। अब जब ये डिपेंड ही नहीं कर रहे तो ऐसे में इनको डायमेंशनल फॉर्मूले के रूप में लिख भी नहीं सकते। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास कि ये एक दूसरे पे हमारे पास हल्का सा डिपेंडेंट करते हुए नजर तो आए, बट फिर भी हम इनको एक दूसरे की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैसे? जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर मैं बात करूं कि मान लो वेलोसिटी है, टाइम है और हमारे पास लेंथ है। ठीक है, तो टाइम तो हमारे पास टोटली टाइम और लेंथ तो एक तरह से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई, लेकिन जो वेलोसिटी क्वांटिटी है, वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड से, ये हमारे पास एल पे भी डिपेंड कर रही है और टी पे भी डिपेंड कर रही है। क्लियर है। तो मेरे को ऐसा पेयर लेना पड़ेगा, मैं ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी लूंगा हमेशा, ठीक है, जो बाकी जो हमने बेस सेलेक्ट किए हैं इनकी फॉर्म में कंप्लीटली ना लिखी जा सके। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं इस वेलोसिटी को ना लेंथ और टाइम के साथ में फंडामेंटल की तरह सेलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को कंप्लीटली लेंथ और टाइम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, यहीं पे अगर मान लो इसकी बजाय मैं डेंसिटी को फंडामेंटल लेता, तो डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, एम अपॉन एल क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास एल की फॉर्म में तो लिख दिया, बट एम की डायमेंशन नहीं है हमारे पास। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ मैं रो को रो को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से एक और क्वांटिटी की अपन को जरूरत पड़ रही है। तो टी और एल की फॉर्म में कंप्लीटली नहीं लिख सकते, तो रो को इनके साथ फंडामेंटल की फॉर्म में सेलेक्ट किया जा सकता है। क्लियर है। अब जरा सवाल पढ़ते हैं। तो पहले हम बोला लेंथ मास एंड वेलोसिटी, तो लेंथ इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है, मास इंडिपेंडेंट हो गया, वेलोसिटी जो है उसको लेंथ और अपॉन में टाइम लिख सकते हो, तो लेंथ अपॉन टाइम भी हमारे पास कंप्लीटली एल और एम में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो डेफिनेटली इसको फंडामेंटल की तरह कंसिडर किया जा सकता है। दूसरे में लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी, अभी भी अपन ने देखा लेंथ एक फंडामेंटल हो गई, टाइम एक फंडामेंटल हो गया, लेकिन वेलोसिटी को अपन एल और टी की फॉर्म में कंप्लीटली लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको इनके साथ फंडामेंटल की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। वेलोसिटी को लेंथ और टाइम के साथ फंडामेंटल नहीं ले सकते, तो ये पेयर फंडामेंटल क्वांटिटी का नहीं हो सकता। सिमिलरली आगे मास टाइम एंड वेलोसिटी, मास इंडिपेंडेंट हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, वेलोसिटी को भी अपन क्या लिखेंगे, एल टी की पावर -1। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी को भी अपन क्या कर सकते हैं, टी की टर्म्स में तो एक टर्म आ जाएगी हमारे पास, बट मास नहीं आ रहा, मतलब वेलोसिटी जो है हमारे पास इन दोनों की फॉर्म में कंप्लीटली नहीं लिखी जा सकती, तो ये भी फंडामेंटल हो सकती है हमारे पास। लेंथ टाइम एंड मास, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फंडामेंटल है ही। तो इस पूरे पेयर में केवल बी ही ऐसा ऑप्शन है जिसको अपन फंडामेंटल यूनिट्स की तरह कंसिडर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। A physical quantity is measured and the result is expressed as NU, where U is the unit and N is the numerical value. If the result is expressed in various units, then क्या रिलेशन होगा हमारे पास। तो हमको पता है किसी भी क्वांटिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को अपन क्या लिख सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में उसके यूनिट का प्रोडक्ट। ये है हमारे पास किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। अब जो हम यूनिट चेंज करते हैं, ठीक है, यूनिट अगर चेंज की जाए तो उससे न्यूमेरिकल वैल्यू भले चेंज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। क्लियर है। तो ड्यूरिंग यूनिट कन्वर्जन मैग्नीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट बना रहता है। तो यहाँ से मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके यूनिट के। ठीक है, तो अगर यूनिट हमारे पास अगर बड़ी यूनिट है तो उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 kg इक्वल टू होता है हमारे पास 1000 ग्राम।
क्लियर। तो केजी एक बड़ी यूनिट है, तो ऐसे में इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर आएगी, और ग्राम एक स्मॉलर यूनिट है तो उसके साथ हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी। क्लियर है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो इसमें पहला ऑप्शन बोला एन इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ यू, रॉन्ग हो जाएगा, यू स्क्वायर भी रॉन्ग हो गया, रूट यू भी रॉन्ग हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। Suppose a quantity x can be dimensionally represented in terms of mlt, that x is this. The quantity मास को अपन कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी x है जिसको अपन लिख रहे हैं m की पावर a, l की पावर b एंड टाइम की पावर c, तो अगर a की वैल्यू अगर हमारे पास जीरो हुई, a की वैल्यू अगर जीरो हुई, इसका मतलब है कि क्वांटिटी x जो है वो हमारे पास केवल और केवल लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो मैं डेफिनेटली ये मास से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। तो ऐसे में मास को अपन इन की फॉर्म में एक्स, एल और टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। लेकिन अगर ए हमारे पास नॉन जीरो हुआ, ए अगर हमारे पास नॉन जीरो हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ से अपन इसको सिंप्लीफाई करके एम ए की वैल्यू लिख सकते हैं एक्स, एल की पावर माइनस बी, टी की पावर माइनस सी। तो यहाँ से हमारे पास एम की डायमेंशन जो है वो बाकी की डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। क्लियर है। अब जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। तो हमारे पास मास जो है कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एन एक्स। ठीक है, ऑलवेज नहीं, ए नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द एल टी एक्स, नहीं, नेवर की जरूरत नहीं है, इसलिए नॉन जीरो हो तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एन एक्स इफ ए इक्वल टू जीरो, नो। मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एन एक्स इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बारे में पूछा, यूनिट है या नहीं, और क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सिमिलर चाहिए कि यूनिटलेस क्वांटिटी के पास डायमेंशन होगी या नहीं। तो जरा समझिएगा कि अगर हमारे पास मान लो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो है, क्लियर है, तो डायमेंशन होगी या नहीं ये चेक करते हैं। अगर वो केजी मीटर वाली यूनिट हुई उसके पास, तो पक्का एमएलटी होगा, मतलब डायमेंशन भी होगी। लेकिन अगर उसके पास सप्लीमेंट्री यूनिट स्टेरेडिन या रेडिन वाली हुई, तो यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर यूनिट है तो डायमेंशन की गारंटी नहीं है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सिमिलरली अगर एक क्वांटिटी मान लो हमारे पास, उसके पास डायमेंशन के रिगार्डिंग अगर बात करूं, अगर उसके पास हमारे पास डायमेंशन है, अगर उसके पास डायमेंशन है मतलब एमएलटी है, एमएलटी है तो पक्का यूनिट होगी ही होगी। क्लियर, क्योंकि एमएलटी है तो केजी मीटर तो होना ही पड़ेगा। और उसके पास अगर डायमेंशन नहीं है, अब डायमेंशन नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई ऐसी क्वांटिटी हो सकती है, डायमेंशन नहीं है का मतलब क्या, एमएलटी नहीं है, तो हो सकता है उसके पास सच में केजी मीटर रेडियन वगैरह कोई भी यूनिट भी ना हो, या ऐसा भी हो सकता है डायमेंशन नहीं है तो उसके पास सप्लीमेंट्री यूनिट हो जाए हमारे पास। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास यूनिट है तो डायमेंशन होने की और ना होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर डायमेंशन है तो यूनिट भी होगी, लेकिन अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर। अब जरा ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसने बोला डायमेंशन नहीं है, और अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी, गारंटी नहीं है। नेवर हैज अ यूनिट गलत हो जाएगा, ऑलवेज हैज अ यूनिट ये भी गलत हो जाएगा, मे हैव अ यूनिट यस, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट करते, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसने बोला है कि यूनिट ही नहीं है। अब यूनिट नहीं है तो हमारे पास डायमेंशन की अगर बात करूँ तो क्या हो सकता है कि अगर यूनिट ही नहीं है, यूनिट नहीं है मतलब केजी मीटर वाली यूनिट ही नहीं, मान लो ऐसी क्वांटिटी हो जिसके पास कोई केजी मीटर नहीं है, रीडियन भी नहीं है, तो पक्का उसके पास डायमेंशन भी नहीं होगी। क्लियर। लेकिन अगर वो ऐसी क्वांटिटी हुई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी अगर हुई हमारे पास, सुना इसने बोला यूनिट ही नहीं है, यूनिट नहीं है मतलब ना तो हमारे पास स्टेरेडिन वगैरह है, ना हमारे पास केजी मीटर, कुछ भी नहीं, तो पक्का उसके पास डायमेंशन नहीं होगी। तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि अगर यूनिट नहीं है तो गारंटेड डायमेंशन नहीं ही होगी। क्लियर। क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल वाली यूनिट भी नहीं है, इसलिए भी डायमेंशन नहीं आएगी, और हमारे पास सप्लीमेंट्री वाली यूनिट भी नहीं, तो इसलिए भी डायमेंशन नहीं आएगी हमारे पास। क्लियर। तो ऐसे में क्या आंसर आएगा, नेवर यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। बिल्कुल सही बात है हमारे पास कि अगर यूनिटलेस क्वांटिटी है हमारे पास, यूनिटी नहीं है उसके पास, तो पक्का एक नॉन जीरो डायमेंशन उसके पास नहीं हो सकती। क्लियर। तो ये बात सही है। ऑलवेज हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, कि अगर हमारे पास यूनिट नहीं है तो डायमेंशन होगी, बिल्कुल तो गलत हो गया। मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, उसके पास एक नॉन जीरो डायमेंशन हो सकता है, ये भी गलत होगा, क्योंकि अगर यूनिट नहीं तो पक्का डायमेंशन नहीं होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। एक क्वेश्चन दे रखी है अपन को और बोला द वैल्यू ऑफ एन, ये एन पूछा हमारे पास, यू में यूज डायमेंशन एनालिसिस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखो हमारे पास एलएचएस, हमारे पास कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट है तो उसमें एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन सेम होती है। क्लियर। तो पहले तो जरा ध्यान देना, साइन के अंदर जो ये टर्म होती है डायमेंशन लेस होती है, तो ऐसे में एक्स और ए की डायमेंशन सेम होगी, तो ए की डायमेंशन पक्का वही होगी जो एक्स की डायमेंशन है। क्लियर है। तो एलएचएस में अगर यहाँ अगर मैं देखूँ फर्दर लेफ्ट में, तो ये
ए और एक्स, ए इंटू एक्स का जो डायमेंशन होगा, एक बार के लिए एक्स क्वांटिटी को अगर मैं मीटर मान लूँ तो ये हमारे पास ए और एक्स का प्रोडक्ट मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, फिर उसका रूट कितना आएगा, मीटर आएगा, तो डिनोमीटर में तो मीटर बन गया। ऊपर डी एक्स भी हमारे पास क्या बन जाएगा, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, मतलब एल एच एस जो है वो डायमेंशन लेस है, तो आर एच एस को भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। अब साइन इनवर्स तो खुद डायमेंशन लेस है, अब बचा ए की पावर एन, तो ऐसे में अगर एल एच एस पूरा अगर डायमेंशन लेस है तो ए की पावर एन को भी डायमेंशन लेस होने के लिए एन की वैल्यू होनी पड़ेगी 0। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं अपन ऑब्जेक्टिव सेकंड की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द डायमेंशंस एम एल माइनस वन टी माइनस टू में करस्पॉन्डिंग टू, इनमें से किस किस के करस्पॉन्डिंग हो सकती है। क्लियर, तो पहले ऑप्शन में बोला वर्क डन बाई एफ, देखो वर्क की डायमेंशन तो सीधा एनर्जी के बराबर होती है एम टू एल टू टी माइनस, तो डेफिनेटली मैच नहीं कर रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम की डायमेंशन होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है हमारे पास, प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की डायमेंशन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में L2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो डेफिनेटली ये मैच कर रहा है, तो प्रेशर की डायमेंशन हो सकती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी को अगर वॉल्यूम से तुम अगर डिवाइड करोगे, ठीक है, तुम चाहो तो यहीं से बना सकते हो फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, इसको ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीपल कर दो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो बन गया एनर्जी की यूनिट, और एरिया इंटू लेंथ क्या बन गई हमारे पास, वॉल्यूम की यूनिट बन गई। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो डायमेंशन है एफ अपॉन ए की डायमेंशन कितनी आई थी, एफ एल माइनस वन टी माइनस टू, और ऊपर नीचे अगर एल से मल्टीपल करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी सेम ही डायमेंशन आने वाली है, मैच हो जाएगी हमारे पास। क्लियर, चाहो तो आप अलग से सॉल्व भी कर सकते हो, कैसे, एनर्जी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, जो वर्क की डायमेंशन है, और वॉल्यूम की डायमेंशन हो जाएगी एल क्यू, तो यहाँ से ये आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ऐसे भी निकाल सकते हो, उससे भी ये मैच कर रहा है, तो यहाँ पे सी एंड डी दोनों की हमारे पास मैच करेंगे तो आंसर हो जाएगा बहुत सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से रिलेशंस में से हमको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, और ये डायमेंशनली और फिजिकली किसी इक्वेशन के करेक्ट होने के ऊपर है। देखो कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास फिजिकली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट होने का क्या मतलब है कि सच में सही है। अब कोई भी इक्वेशन अगर फिजिकली करेक्ट है तो डेफिनेटली उसमें एल एच एस और आर एच एस की डायमेंशन जो है वो सेम होगी, तो एक फिजिकली करेक्ट इक्वेशन को डायमेंशनली तो करेक्ट होना ही पड़ेगा, और साथ में मैथमेटिकली भी करेक्ट होना पड़ेगा, कि जो भी एक्सप्रेशन जो बन रहा है वो सही रहे। क्लियर, लेकिन अगर एक इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है कि उसमें एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन तो सही है, बट उसके फिजिकली करेक्ट होने की गारंटी नहीं है, मैथमेटिकली करेक्ट हो वो गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है, अब जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन में क्या बोला है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, यस बिल्कुल सही बात है, करेक्ट तो हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है और डेफिनेटली वैसे भी सही है, तो ये बात सही है। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, बिल्कुल ये बात भी सही है, कि अगर मान लो के बराबर एम बी स्क्वायर इक्वेशन हो, क्लियर, तो यहाँ डायमेंशनली तो करेक्ट है बट ये हमारे पास मैथमेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि हाफ नहीं आ रहा है इसमें, तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट बिल्कुल सही बात है। और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस इक्वेशन की डायमेंशन ही बैलेंस नहीं हो रखी वो कभी भी करेक्ट हो ही नहीं सकती। अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, ये तो सही बात ही, कि कैसे, जो इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है कि भाई एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन मैच नहीं कर रही, तो वो तो इनकरेक्ट ही होगी, तो ये बात भी सही हो जाएगी हमारे पास। इसने पूछा कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पे ए बी एंड डी, ए बी डी तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे पास इनकरेक्ट, तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे पास करेक्ट होंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है, कि अपन जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास किसी भी यूनिट सिस्टम में उनको फंडामेंटल के डायमेंशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर वो कोई अगर एक क्वांटिटी एम एल में से एम एल टी में से मान लो एम पे डिपेंड नहीं कर रही तो उसकी डायमेंशन जो है वो 0 आ जाएगी, बट अपन लिख तो सकते हैं एम की पोर्ट 0 की फॉर्म में, तो ये बात तो सही है। अगले में बोला है अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी, ये बात भी सही है, कि अगर जब भी अपन फंडामेंटल सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि किसी भी एक क्वांटिटीज को बाकी बेस के फॉर्म में डायमेंशनली ना लिखा जा सके। क्लियर है, तो ये बात भी सही है। आगे बोला है the dimension of a base quantity in other
इन अदर बेस क्वांटिटीज ऑलवेज जीरो। ये बात भी हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे पास फंडामेंटल हम जो सेलेक्ट करते हैं वो हमेशा एक तो इस तरीके से रखी जाती है कि एक फंडामेंटल को बाकी फंडामेंटल की डायमेंशन की फॉर्म में ना लिखा जा सकते, और दूसरा ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। तो ऐसे में जेड को इंडिपेंडेंटली जेड की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही अपन को नहीं है। क्लियर? तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जेड की जो डायमेंशन होती है वो एक्स और वाई में कितनी होती है, 0 0 होती है। तो द डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज ऑलवेज जीरो, ये बात सही है। आगे बोला द डायमेंशन ऑफ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन बेस क्वांटिटी। तो कोई भी अगर ड्राइव्ड क्वांटिटी अगर मैं लिख रहा हूँ, मान लो एमएलटी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो इसमें ये बोल रहा है कि बेस में ये जीरो नहीं हो सकता, ये तो गलत बात होगी हमारे पास। किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को अगर मैं फंडामेंटल की फॉर्म में रख सकता हूँ, तो किसी भी एक फंडामेंटल की पावर तो जीरो हो भी सकती है हमारे पास। उसने बोला जीरो नहीं हो सकता, तो ये बात गलत है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, केवल ए, बी एंड सी। तो ये हमारे पास जो है चैप्टर 1 की जो है वो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 का कंप्लीट डिस्कशन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे इसके चैप्टर 2 के साथ। तब तक सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट।